नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों कल हमने अपने स्तर पर एक छोटा सा प्रयास किया था और वो प्रयास यह था कि हम किसी भी विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपके समक्ष बहुत सहज और सरल तरीके से क्रमबद्ध रूप में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इसी संदर्भ में हमने कल भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था के खंड से प्रस्तावना के पहले खंड को डिस्कस करने का प्रयास किया था, जिसमें हमने बहुत सारे संविधान विशेषज्ञों द्वारा जो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए थे, हमने वहाँ तक की चीज़ों को कवर कर लिया था। आज हम संविधान की प्रस्तावना में निहित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको जानना चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम उनमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें ये है, पहला टॉपिक है हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आपको लग रहा होगा कि मनीष भैया जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्यों किया गया है, कहाँ से किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि हमने ये शब्द कहाँ से ग्रहण किया है तो आपको उत्तर क्या देना है, और आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें प्रीलिम्स में सीधे तौर पर पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हम भारत के लोग शब्द को कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो आपको क्या उत्तर देना है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका से। ठीक है, आपको ये जवाब देना है कि कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका से लिया गया है। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। हम भारत के लोग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो ये जो शब्द है, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, भारत की जनता। अब भारत के संविधान में इसका उल्लेख करने का क्या मतलब है कि इसकी जो संविधान की जो शक्तियों का मूल स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि संविधान में जो शक्तियों का मूल स्रोत है वो भारत की जनता है। यानी कि संविधान अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करता है, भारत की जनता से। लेकिन भारत को चलाने के लिए जो सरकार है, प्रशासनिक संरचना है, वो अपनी शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण करती हैं, वो संविधान से ग्रहण करती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में जो शक्तियों का मूल स्रोत है संविधान की वो जनता है ना। और संविधान द्वारा जो प्रदत्त संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। इस कहा तो ये जाता है कि भारत का जो संविधान है ना वो भारत की जनता की इच्छा का परिणाम है। ठीक है, इच्छा का परिणाम है। तो आइए, हमने इस पोर्शन को तो कवर कर लिया। अब उसके बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मनीष भैया एक बात बताइए, जो कल हमारी संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब और अखंडता शब्द, सॉरी, तो क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है। आपके मन में सवाल जाहिर सी बात है आ रहा होगा। तो आप सामान्य तौर पर उत्तर लगाएंगे कि नहीं, तब तक के लिए जब तक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले को उलट नहीं दिया जाता, इसको अतिक्रमण किया जा सकता। जब तक संविधान पीठ 13 जजों से अधिक की नहीं होगी तब तक इस निर्णय को बदला भी नहीं जा सकता। अब इसमें संशोधन क्यों नहीं किया जा सकते इन तीनों शब्दों में, उसका कारण ये है कि ये संविधान के मूल ढांचे का अंग बन चुके हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। आपको अब दूसरी चीज़ें जो देखनी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, हम इसको सबसे पहले जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों के लिए
बाह्य निर्णयों के लिए। अब इसमें क्या है कि मतलब ये है कि जो भारत सरकार है भारतीय संविधान के माध्यम से अपने देश में किस प्रकार की नीतियां लागू करेगी, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी, कोई अन्य विदेशी शक्ति डिसाइड नहीं करेगी। जैसा कि पहले औपनिवेशिक भारत में ये चीज़ें होती थी, मतलब भारत तब भी एक राष्ट्र के रूप में था, लेकिन वो सारी चीज़ें तब संप्रभुता नहीं थी भारत के पास। लेकिन आज भारत के पास संप्रभुता है भारत की आज़ादी के बाद से, ठीक है। और उसके बाद अब आंतरिक तो हो गया, अब बाह्य निर्णयों के लिए क्या है, बाह्य निर्णयों का संबंध ये होता है कि भारत सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह किस देश के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेगी, किस देश के साथ संबंध रखना नहीं चाहेगी, या कोई संधि होगी, कोई जो संधि होगी या करार होगा, संधि होगी, कोई करार होगा, उसको वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वो उसको माने कि ना माने, उस पर हस्ताक्षर करे कि ना करे, ये किसी के दबाव में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मतलब अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब आपको लग रहा होगा कि मनीष भाई एक बात बताइए, भारत ने 1949 में जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी, 1949 में राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता ग्रहण की थी, उसका एडमिन तो ब्रिटिश सरकार ही है। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमने अपनी संप्रभुता को गिरवी रखकर उसे ग्रहण किया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रमंडल क्या होता है आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का, ब्रिटिश सरकार जो थी पहले औपनिवेशिक बहुत सारे साम्राज्य बनाती थी, बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाती थी। जब वो उपनिवेश स्वतंत्र हो गए तो वह उपनिवेश सिर्फ इस बात के लिए कि ये हमारे पूर्व में उपनिवेश थे, इसी संदर्भ में बहुत सारे उन राष्ट्रों का ये संकुल है जो पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। और एक बात और है, भारत जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ सकता है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है। अब हमने इसमें तो ये देख लिया। अब देखते हैं समाजवादी शब्द को। समाजवादी, अब इसे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये कब जोड़ा गया संविधान में, इसकी प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आपको कब ये क्या ध्यान रखना है कि समाजवादी शब्द जो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि ये समाजवादी शब्द होता क्या है, ठीक है। होता क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। दरअसल समाजवाद का जो मतलब होता है, मतलब किसी भी देश के जो संसाधन हैं उन पर सरकार का नियंत्रण, ठीक। आपको सिर्फ इतना सा मतलब ये है, राज्य के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण, ठीक है। और इसमें ये समाजवाद कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः इसे दो प्रकार के में समझ सकते हैं। एक है लोकतांत्रिक समाजवाद, और दूसरा है साम्यवादी समाजवाद, और दूसरा क्या है? साम्यवादी समाजवाद। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? मतलब इसमें जो राज्य के संसाधनों पर जो सरकार का नियंत्रण होता है वो कम या अधिक हो सकता है, ठीक। यह समाजवाद की परिभाषा है। लेकिन अगर यह नियंत्रण थोड़ा कम हो, मतलब थोड़ा लचीला प्रकृति का हो, तो कौन सा होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन अगर यही नियंत्रण थोड़ा कठोर हो, थोड़ा अधिक कठोर हो, ठीक है, तो ये किसके नज़दीक पहुंच जाएगा? ये साम्यवादी समाज के नज़दीक पहुंच जाएगा। आपको ये पता है
ये पता होना चाहिए कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को ही अपनाया है, ठीक है। और ये जो साम्यवादी समाजवाद है ये कहाँ पर है, आपको उदाहरण के तौर पर चीन को याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन है वो हर चीज़ लगभग सरकार ही डिसाइड करती है, क्या चीज़ें हैं सरकार के अंदर में रहेंगी क्या नहीं रहेंगी वहाँ पर, यानी कि रेगुलेशन जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेगुलेट की जाती हैं। तो हमने समाजवाद की इन सब चीज़ों को तो देख लिया। अब आपको लग रहा होगा कि जो समाजवाद की जो झलक है हमारे संविधान में कहाँ दिखाई देती है, तो आपको मैं बता दूं कि जब आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने के क्रम में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39B और 39C को, ठीक है, 39B और C को, ठीक है। इसमें कहा गया है कि समाजवाद की परिभाषा को एक तरीके से झलक के रूप में देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है संसाधन है ना उनको समानता के आधार पर वितरित करेगा, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास वो एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों के पास उन संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है आपको वहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, कहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, ये चीज़ें। अब हमने इसको तो देख लिया है, अब आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब बारी आती है पंथ निरपेक्षता की। पंथ निरपेक्षता, इससे भी आपको ध्यान रखना है कि कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इसे जोड़ा गया था ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब, 1976 में। अब इसका क्या होता है, अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ क्या होता है इसका, पंथ निरपेक्षता का। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है कि जैसे कोई राज्य है, अगर ये कहें कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में ये चीज़ शामिल की गई है, इसका मतलब ये है कि भारतीय राज्य का कोई राजधर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई राजधर्म नहीं है, और यह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में कोई राजधर्म नहीं है भारत का, तो भारत में कोई धार्मिक लोग नहीं रहते होंगे। दरअसल यहाँ पर भारत में बहुधार्मिक लोग रहते हैं, जिसकी वजह से किसी एक धर्म विशेष को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। और भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपना धर्म ग्रहण कर सकता है। दरअसल सिर्फ बात इसका रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि वो कोई जो धर्म ग्रहण करता है स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो किसी के दबाव में या ज़बरदस्ती, किसी के लालच के तरीके से वो चीज़ें धर्म परिवर्तन ना करें, है ना। ये चीज़ें हम आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो उसमें 25 से 28 अनुच्छेदों के बीच का जब विश्लेषण करेंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया है। आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या मतलब है, उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे गणतंत्र क्या होता है, फिर दोनों को मिक्सअप करके भारत ने जो व्यवस्था अपनाई है वो क्या है, इसको देख लेंगे, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किसी राज्य का ऐसा शासन होता है जहाँ पर जनता का शासन होता है, जहाँ पर लोग अपना शासन तय करते हैं कि वो किस प्रकार की व्यवस्था में रहना चाहेंगे। और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, तो ये भारत ने अपनाया है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, संक्षेप में ये देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहाँ की जो जनता होती है, उस देश की जनता होती है, वो किसी भी नियम कानून को बनाने से पहले निर्णय स्वयं लेती है। उसके बाद वो प्रशासनिक जो कार्यवाही होती है उसके माध्यम से वो चीज़ें चलती हैं, यानी कि निर्णय में वहाँ जनता की पूर्ण भागीदारी होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, उसके बाद वो प्रतिनिधि नियम कानून बनाते हैं, वो सारी चीज़ें उसके बाद व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है, ये दोनों है। और आपको एक चीज़ और है, लोकतंत्र की एक परिभाषा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसका सही अर्थ समझाया था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र का शासन जो होता है ना, वो जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है और यह जनता के द्वारा निर्मित होता है और यह जनता के लिए होता है। ठीक है, और यह जनता के लिए होता है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक नारा दिया था, लोकतंत्र का जो शासन है जनता के द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए, है ना। अब ये सारी चीज़ें हमने तो देख ली। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। अब ये जो गणतंत्र को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि गणतंत्र दरअसल होता क्या है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा ना, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जैसे भारत के संदर्भ में है तो वो राष्ट्रपति। किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित होने का क्या मतलब है कि मतलब उसे, मतलब जैसे ब्रिटेन में सम्राट है वो वंशानुगत शासन है, लेकिन भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है ना, निर्वाचित होता है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात होती है कि यहाँ के जो सभी नागरिक होते हैं ना, सभी नागरिक समान होते हैं और वो किसी भी लोक पद को ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी लोक पद को समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब लोकतंत्र में जो चीज़ें हैं, भारत ने जो लोकतंत्र के गणतंत्रात्मक स्वरूप को अपनाया है, लेकिन इंग्लैंड ने कौन सा स्वरूप अपनाया है लोकतंत्र के साथ। इंग्लैंड ने लोकतंत्र के साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, तो लोकतंत्र के साथ राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है, और भारत ने लोकतंत्र के साथ गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, अब आपको जब प्रस्तावना हम पढ़ा रहे थे तो पूरी प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, जैसे थोड़ी क्लास लंबी हो रही है तो आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा जुड़े रहिए, है ना।
इसमें हम ये देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है अपने नागरिकों को जो है कुछ संकल्प प्रदान करती है। जैसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? न्याय, न्याय हुई, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता। ये यूपीपीसीएस 2016 में सवाल पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2016 के प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता की बात की गई थी। ठीक है, तो आपको ये कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। ठीक, अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है संविधान की प्रस्तावना के द्वारा? तो कितने प्रकार की है? ये 5 प्रकार की है। ये कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और कौन सी है? उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। ठीक, अब समानता कौन कौन से प्रकार की है? समानता में हम इसे प्रतिष्ठा, और अवसर की समता, 2 प्रकार की है। अवसर की समता के रूप में देख सकते हैं, है ना। हमने ये सारी चीज़ें अब देख ली। अब हमें क्या चीज़ें देखना है इसमें? कि संविधान की प्रस्तावना अपने भारत के नागरिकों को ऐसी बंधुता बनाने के लिए कुछ संकल्प व्यक्त करती है। वो संकल्प कौन सा है? जिससे क्या होना चाहिए? मतलब प्रस्तावना में जिस बंधुत्व की बात की गई है, प्रस्तावना के जिस बंधुत्व की बात की गई है, उसके आधार पर क्या सुनिश्चित होना चाहिए? व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित होनी चाहिए, है ना। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जब प्रस्तावना को हमने अंतिम रूप दिया था, अंतिम रूप से जब आपको सुना था अपने प्रस्तावना को, तो उसमें एक चीज़ का और उल्लेख है। संविधान के जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। मतलब ये तिथि का उल्लेख किया गया है। आपसे ये सवाल में प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट ये बन सकता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में जो है उसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने की तिथि का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल, है ना। तो अब उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें देख ली, लोकतांत्रिक गणराज्य देख लिया, लोकतंत्र देख लिया, समाजवाद देख लिया। अब उनके बाद हमें क्या देखना है? और ये जो 26 नवंबर 1949 के दिन ही ये जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यह एक विधिक दस्तावेज है। तो इसीलिए इस दिन को हम किस दिन को? 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि
दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये यूपीपीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अब देख लिया। को एक चीज़ और देखना है कि हमारी जो प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण आदर्श हैं, उच्चादर्श हैं और जो उद्देश्य हैं, उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे की गई है। तो वो की गई है मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, मूल कर्तव्यों में की गई है, मूल कर्तव्यों में की गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है थोड़ा, इससे प्रीलिम्स में सवाल बन सकते हैं। और जो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना हमारे देश के संविधान ने अपनाई है ना, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे देश ने अपनाई है, उसमें क्या है, वो किस संकल्पना पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना संविधान ने अपनाई है, वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है। ठीक, ये चीज़ें हमने देख ली। अब आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक नारा दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास, जो नारा दिया जाता है भारत के लोकतांत्रिक देश में, तो वो कहाँ से उत्प्रेरित है। तो इसी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से, जो उसका मुख्य उद्देश्य है संविधानविदों का कि बहुजन हिताय हो और बहुजन सुखाय हो, मतलब बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, बहुत सारे लोगों का हित हो, ऐसे हम देश में कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रस्तावना के साथ ये सारी चीज़ें, प्रस्तावना के पूर्ण रूप को हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके समक्ष मिलेंगे। दोस्तों, अभी हमें अपने शुरुआती दौर में है थोड़ा, है ना, तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है ना चल रही हो, आपको कम पसंद आए, तो आप अपने सुझाव ज़रूर दें और हम अपने क्या प्रयास करें इसमें। तो ठीक है दोस्त, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपसे एक छोटी सी अपील है, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें जो मिलता है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। तो बस इतना ही, अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।